हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि नवमांश जो कुंडली है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं। और मैं आज एक दो चीज़ें दो चार चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है नवमांश में, जो चीज़ें हमने देखनी चाहिए नवमांश में, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब D9 क्या है? नवमांश। नवमांश का मतलब है, अंश का मतलब होता है हिस्सा, तो नवमांश मतलब किसी राशि का 9वां हिस्सा, ठीक है। तो वो D9, अब D10 10वां हिस्सा, ठीक है। तो इस तरीके से डिविजनल चार्ट्स बनाए जाते हैं। लेकिन अब देखिए कोई चीज कहां से रिफाइन होके आ रही है। एक घर है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, ठीक है। हर कमरे में एक अलग अलग एनर्जी है, लेकिन वो घर है तभी वो कमरा है, या ये कह लीजिए कि उसी कमरे से वो घर बना है। तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। D1, D9, D10 ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप इस चीज को समझें थोड़ा सा, कि ये सारे चार्ट्स जो है निकलते हैं D1 से, तो आपका D1 जो है हमेशा एक, वे कह लीजिए कि प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत सारे लोगों ने आजकल के यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर में आते हैं, वो D9 हो गया, D10, उसको अलग अलग तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। क्या साबित करने के लिए? ये साबित करने के लिए कि उनके पास कुछ डिफरेंट है। जबकि मैं आपको बताऊं, बेसिक जो ज्योतिष है, बेसिक चीजों में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। बहुत सारे लोगों का बेसिक ही ठीक नहीं है, राशि के कारक तो पता नहीं है, ग्रहों के कारक तो पता नहीं है, लेकिन D9 में ढूंढते फिरते हैं, D10 में घुसे होते हैं। जबकि आप किसी का भी प्रोफेशन आप D1 से बता सकते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं सरकारी नौकरी का योग ये है तो D10 में जाइए, वहां ये देखिए, जबकि D1 में ही आपको पता होना चाहिए कि सरकारी नौकरी का ये योग ये होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से D9 को लेकर के सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि ये शादी के बाद एक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि ये 30 वर्ष के बाद या 32 वर्ष के बाद आपका D9 ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, जब आप पैदा हुए तो जब हम देखते हैं किसी ग्रह को कि ये आपका ग्रह इस राशि में बैठा है, इस नक्षत्र में होकर के इस नवमांश में बैठा है, बचपन में ही देखते हैं जब पैदा होता है व्यक्ति कि अच्छा ये राशि है इसकी, ये चंद्रमा इस राशि में बैठा हुआ है और इस नवमांश में चला गया है, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब ये क्लियरली है कि आपका नवमांश हमेशा एक्टिव है। हम जब दशा अंतर्दशा भी देखेंगे तो हम नवमांश में जरूर चेक करते हैं कि नवमांश में उस ग्रह की स्थिति क्या है, कहीं वो नीच का तो नहीं है, ठीक है, किस नक्षत्र में गया है। तो इसलिए ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये शादी के बाद एक्टिव होगा या 30 के बाद एक्टिव होगा, ये हमेशा एक्टिव है। 30 वर्ष के बाद मैक्सिमम लोगों की, कई लोगों की शादियां होती है, तो वो एक अलग है, वो कॉम्बिनेशन है, उसके D1 में ही प्रेजेंट है, ठीक है। उसके D1 में वो प्रेजेंट है कि शादी के बाद इसकी लाइफ चेंज होगी, 30 वर्ष के बाद इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। कई बार लोगों का सैटर्न का एक राउंड पूरा होता है, सैटर्न का एक राउंड पूरा होता है 30 साल में। तो कई बार कई लोगों का सैटर्न जो है पहले राउंड में अच्छे रिजल्ट देता है, कईयों का बाद में अच्छा देता है, कईयों का 36 वर्ष में देता है। तो वो जोड़ना स्टार्ट करते हैं कि यार D9 से हुआ होगा, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों को हम साइमल्टेनियसली यूज करते हैं, लेकिन D1 को हमेशा प्राइम इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि जो चीज D1 यानी जन्म कुंडली में प्रॉमिस्ड ही नहीं होगी, ठीक है, जो चीज D1 में प्रॉमिस्ड ही नहीं होगी वो D9 में चाहे जितना मर्जी हो, वो चीज, वो इवेंट होएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे समझेंगे हम, यहां पर किसी का मकर लग्न है, ठीक है, शुक्र यहां पर बैठा हुआ है राहु के साथ, मंगल के साथ, और मान लीजिए यहां सूर्य और शनि है। तो यहां शुक्र 10वीं राशि में बैठा है, मकर लगन की, लगन में राशि, राजयोग कारक प्लैनेट है, ठीक है, राजयोग बना के बैठा है। लेकिन यहां पर एक तरफ शनि है, एक तरफ सूर्य है, यानी पाप कर्तृ योग में है। दूसरा ये शुक्र मंगल और राहु के प्रभाव में है यहां पर। अब मान लीजिए वो नवमांश में उच्च का हो जाता है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे अरे आपका तो नवमांश में शुक्र बहुत अच्छा है, आपकी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी रहेगी, आपके तो भोग विलास शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देगा अपनी दशा अंतर्दशा में, ठीक है ना, वो ऐसा कहेंगे। क्यों? क्योंकि नवमांश में उच्च का है। लेकिन यहां जब वो एफ्लिक्टेड हो गया है, यहां पर उसने इंडिकेट कर दिया है कि ये बंदा ओवर पोजेसिव रहेगा अपने रिलेशनशिप को लेकर के, वाइफ के ऊपर थोड़ा सा संशय करेगा, वाइफ के ऊपर डोमिनेटिंग नेचर रहेगा, तो डेफिनेटली ये इसकी जो युति का प्रभाव है उसके सप्तम भाव पर ज्यादा पड़ेगा। तो शुक्र चाहे कैसा भी हो नवमांश में, चाहे यहाँ पर कैसा भी ग्रह बैठा हो नवमांश में,
ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ एक चीज प्रॉमिस्ड हो चुकी है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। यहाँ वो अनएफेक्टेड है, किसी ग्रह का पाप प्रभाव में नहीं है, लेकिन यहाँ पाप प्रभाव में है। तो इसका मतलब ये है कि शुक्र यहाँ पर जिस स्थिति में बैठा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि उच्च का बैठा है यहाँ पर, कोई बात नहीं, ठीक है, मैरिज लाइफ चलती रहेगी, नो डाउट, अच्छी डिग्निटी में है। लेकिन शुक्र की महादशा जो अंतरदशा जब आएगी तो कोई भी चीज इजीली प्राप्त नहीं होगी। इसके अंदर रहेगा एक पैशन कि मुझे गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, सुंदर सी पत्नी होनी चाहिए, मेरे को ऐसी पत्नी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इसको ऐसी पत्नी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि शुक्र यहाँ पर पीड़ित है। लेकिन जो मिलेगी वो ठीक ठाक रहेगा, मतलब एक रिलेशन चलाने के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र अच्छी स्थिति में आ गया नवमांश में। तो इतना ही रोल होता है नवमांश का। इसके अलावा आप मान लीजिए, इसी को ले लेते हैं, लग्नेश शनि यहां पर बैठा हो, ठीक है, मकर लगन में, और मान लीजिए वर्गोत्तम लगन आ जा रहा है और यहां भी शनि वर्गोत्तम बैठ गया। अब आप कहेंगे कि वर्गोत्तम लगन है तो स्ट्रांग है, लग्नेश शनि वर्गोत्तम है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहां जब हम देखते हैं लग्नेश अपने से 12वें चला गया, लग्नेश का अपने से 12वें जाना आदमी की पर्सनैलिटी के लिए ठीक नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान नहीं देगा, ठीक है, संघर्ष देगा इसको ही। अब ये आप कहें कि वर्गोत्तम है, शनि भी वर्गोत्तम है, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर प्रॉमिस्ड हो गई लगन कुंडली में कि शनि अपने से 12वें गया है, तो इस व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी, अपना फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसको लेकर के, यार जैसे होता है ना लोगों की पर्सनैलिटी को लेकर के, अरे यार तू तो कुछ खाया पिया कर पतला हो गया है, लगता नहीं तुझे, कैसी सेहत है होगी है, पर्सनैलिटी बना के रखा कर, अपने ऊपर ध्यान दिया कर। इस तरीके से इसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर अपने से 12वें, कोई, और ये मेरा नियम नहीं है, ज्योतिष का नियम है, कोई भी ग्रह अपने से 12वें जब जाता है, खासकर जब वो 12वें भाव में ही अपने से 12वें चला जाता है, तो इसका मतलब वो उस भाव के फल नहीं दे पाएगा। अब वो यहाँ पर वर्गोत्तम बैठा है, अब वर्गोत्तम शनि देखिए धनु राशि में बैठा है। अब देखिए नवमांश क्या काम करेगा कि ये वर्गोत्तम बैठा है शनि, तो शनि के जो कारक तत्व है, जैसे शनि किस चीज का कारक है, लेबर लोअर क्लास का कारक है, ठीक है, आप प्रोफेशन का कारक है, तो ये शनि उसके प्रोफेशन के लिए अच्छा रहेगा। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि रखेगा, ठीक है, लोअर क्लास के लोगों के लिए काम करेगा। तो शनि के जो कारक तत्व होते हैं, ठीक है, वो उसमें तो शनि अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि नवमांश में भी वो अपनी राशि में बैठा हुआ है, वर्गोत्तम राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब उसके जो शनि के कारक तत्व हैं उसमें वृद्धि करेगा, ठीक है। हालांकि जो लग्नेश होकर के शनि 12वें में गया है, ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, भले ही वो नववर्गोत्तम में है। समझ रहे आप मेरी बात। बहुत सारे लोगों की कुंडली में, लगन कुंडली में बहुत ही, जैसे केतु सप्तम में बैठा हुआ है, ठीक है, अब लड़की की कुंडली को मान लेते हैं, मंगल उसका यहाँ बैठा हुआ है शुक्र के साथ, ठीक है, या मंगल उसका शुक्र के साथ यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर ही मंगल शुक्र के साथ बैठा हुआ है, और सप्तमेश मान ली, अब मकर लगन है, अब मान लीजिए कि सप्तमेश चंद्रमा भी सूर्य के साथ बैठा हुआ है, कहीं भी अष्टम भाव में बैठा है या पंचम में बैठा है, ठीक है। अब D9 में मान लीजिए उसका सप्तमेश शनि बन गया, वो स्वग्रह ही बैठा हुआ है, तो अब आप कहेंगे कि D9 में तो सप्तमेश अच्छा बैठा हुआ है तो अच्छी मैरिड लाइफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रॉमिस्ड है D1 में कि मैरिड लाइफ में दिक्कत होनी है। वो कारक तो जो है शादी का, विवाह का जो स्वामी है, सप्तमेश है शुक्र मंगल, वो पीड़ित अवस्था में है, इसका मतलब ट्रबल रहेगा। अब नवमांश में कैसा भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी कुंडलियां देखी है मैंने जहां पर D1 में बहुत अफ्लिक्शन है, D9 में अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि D1 प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी चीज में। हाँ, कोई ग्रह आपका यहाँ नीच का हो जाता है नवमांश में और D1 में, और नवमांश में वो उच्च का हो जाए, तो हम कहेंगे तब भी वो ऐसा नहीं है कि हाँ ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। संघर्ष के बाद वो प्लैनेट जिस भाव का, वो ग्रह जिस भाव का स्वामी होगा, और जो जो कारक तत्व उसके अंदर होंगे, जैसे गुरु मान लीजिए नीच का है, तो गुरु किस चीज का कारक है, गुरु आपके ज्ञान का कारक है, गुरु आपके स्टमक लीवर से जुड़ा हुआ प्लैनेट है, गुरु को जीव कारक कहते हैं हम लोग, ठीक है। गुरु आपके धर्म का कारक है, तो गुरु आपके संतान का भी कारक है, शुभ कार्यों का ये कह लीजिए कि कारक है गुरु। तो अब वो यहाँ D1 में नीच का हो गया,
और D9 में वो उच्च का हो गया, तो नो डाउट वो अपने कारक तत्व में वृद्धि करेगा, लेकिन संघर्ष के बाद या अपनी दशा अंतर्दशा में संघर्ष के बाद सफलता देगा, इजीली नहीं देगा, क्योंकि D1 बहुत इंपॉर्टेंट है। D1 में वो नीच का है। हम D1 और D9 को साइमल्टेनियसली यूज करेंगे। सेपरेटली यूज करते हैं लोग, बोलते हैं अच्छा ये मेरी वाइफ का चार्ट है। वो वाइफ का चार्ट नहीं है, वो आपके पार्टनर का चार्ट नहीं है, वो आपका चार्ट है। यहाँ पे लोग देखते हैं, मुझे किसी ने बोला अच्छा आप D9 देख के एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि आपकी पत्नी कैसी होगी, कहाँ शादी होगी। पहली बात, वो कैसी होगी, कहाँ शादी होगी, अर्निंग होगा नहीं होगा, उससे वो D1 में प्रॉमिस होना चाहिए। D9 वो कैसे भी योग बना के बैठा है। D9 हम क्या देखते हैं कि किस राशि में बैठा है, ग्रह किस राशि में बैठा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भाव में बैठा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, किस राशि में बैठा है, किसके साथ बैठा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन किस भाव में बैठा है इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। किसी का सप्तमेश D1 में सप्तम भाव में बैठा है, लेकिन D9 में 6, 8, 12 में बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बहुत कुंडलियाँ देखी है मैंने जहाँ D9 बहुत अच्छा है, लेकिन D1 में प्रॉमिस ही नहीं है। शादी का योग अगर D1 में है ही नहीं, तो आपका D9 कितना भी अच्छा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कोई भी योग होगा, कोई भी प्रॉमिस है किसी चीज़ का, वो हम D1 से देखते हैं। D9 को लोगों ने, मैंने बहुत बार देखा है, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वो D1 के बारे में बता रहा होता है कि चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में है तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, आपका ऐसा है वैसा है, आप इमोशनल होंगे, आप ये होंगे। तो सडनली कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ लोग कर रहे हैं हाँ ये इज वेरी ट्रू, मेरा D9 में मून जो है असेंडेंट में, वो बता D1 का रहा है, लेकिन लोगों को आदत पड़ गई है जोड़ने की। तो कोई भी जो इंटरप्रिटेशन है, हम जब D1 को देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई D9 में वो किस राशि में बैठा हुआ है ग्रह, नीच राशि का नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथ में कमी, हम स्ट्रेंथ को देखते हैं, डिग्निटी को देखते हैं। लोग कहते हैं कि D1 ट्री है और D9 फ्रूट है, तो जब तक आपका ट्री ठीक नहीं होगा फ्रूट कहाँ से होगा। तो हर चीज को हम पहले D1 में प्रॉमिस देखते हैं, D9 में नहीं। D9 में कैसा भी बैठा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस नीच का नहीं होना चाहिए, पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम ट्रांजिट भी देखते हैं, नवमांश में ट्रांजिट भी है, चंद्रकला नाड़ी में नवमांश में ही ट्रांजिट देखा जाता है, लेकिन वहां भाव की बात नहीं की गई है। वहां पर बात की गई राशि में कि इस राशि से अगर शुक्र यहाँ पर बैठा है, उससे त्रिकोण में अगर गुरु गोचर करता है तो अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। इस तरीके से किया गया है। तो डिविजनल चार्ट में स्पेशली D9 में आपका वर्गोत्तम प्लेनेट, वर्गोत्तम लगन, ये ज्यादा मैटर रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसने प्रॉमिस कुछ और कर दिया है, चाहे वो वर्गोत्तम ही क्यों ना बैठा हो, फिर भी वो आपको कोई भी चीज इजीली नहीं देगा, ठीक है। तो पहले हम D1 में देखेंगे, फिर हम D9 में जाते हैं। लोगों ने D9 से ही चैलेंज करके बताइए D9 से किसी का शादी कब होगा और वाइफ का कैरेक्टर कैसा होगा, नौकरी वाली होगी या नहीं होगी, बता के दिखाइए। D9 में जो असेंडेंट का लॉर्ड होता है लग्नेश, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस, या और जो लगन में बैठा हुआ ग्रह होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर D1 में D9 में आपके जैसे मान लीजिए किसी की दशा अंतर्दशा चल रही है और D9 का वो लगन में बैठा हुआ है, या D9 का वो नवमांश अधिपति है, मतलब D9 का वो लगन लॉर्ड है, तो इसकी दशा अंतर्दशा में शादी होने का योग बनता है, ठीक है। D9 का जो असेंडेंट का लॉर्ड है। इसके अलावा D9 में शुक्र को देखा जाता है, विवाह का जो कारक है उसको देखा जाता है कि अच्छा है या नहीं है। अगर तो D1 में खराब है और D9 में भी वो खराब हो जाता है तो वो बहुत ही खराब स्थिति हो जाएगी। लेकिन D1 में खराब है, D9 में अच्छा है थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई कि थोड़ा सा D9 को ज़्यादा महत्व दें, लेकिन D1 के साथ साथ ही दें। जो चीज़ D1 में प्रॉमिस नहीं है, D9 में कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी राजयोग होगा हम D1 से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा था आपको नवमांश के ऊपर थोड़ा सा कि नवमांश को कैसे देखना है, ठीक है। अभी नवमांश के बारे में बहुत सारी चीज़ें होगी, अगला वीडियोस बनाएंगे हम लोग और समझेंगे कि ये ग्रह शुक्र यहाँ पे बैठा है मकर का, ठीक है, लेकिन नवमांश में गया है गुरु के नवमांश में, तो वो क्या रिजल्ट देगा। लेकिन हम पहले ये भी देखेंगे कि वो किस ग्रह के साथ युति बना के बैठा है, उसके ऊपर क्या ग्रहों का प्रभाव है, ठीक है। उसके बाद हम D9 में उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। आप ये भी देखते हैं कि इस नक्षत्र में बैठा है, मेरा चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में बैठा है और इस नवमांश में चला गया, उसका भी प्रभाव आएगा।
लेकिन वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। आज हम ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी कि ऐसा ना सोचें कि D9 शादी के बाद एक्टिवेट होता है, 30 के बाद एक्टिवेट होता है, फिर 30 के बाद आपका D9 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो योग होंगे वो योग आपके D1 में बनेंगे। ठीक है दोस्तों, लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।